उनको अपना परिचित नहीं देना था, गाँव के संबंध में बताया। चौधरी साहब का इस गाँव से विशेष लगाव था। जब भी कोई क्षेत्र में किसान की समस्या को लेकर या स्थानीय लोगों की बात रखने के लिए कभी कोई पंचायत करनी पड़ती थी या चुनाव में कार्यक्रम होते थे, तो नूनी खेड़ा में ही का चयन किया जाता है। यहाँ से चौधरी साहब के विचारों का संचार दूर तक आपने पहुंचाने का काम किया, और ये आपकी खूबी है। इस गांव की कुछ खूबी होंगी, कुछ विशेषताएं होंगी, संगठन बनाने की और चलाने की आपके अंदर की क्षमता है, एक दूसरे पर विश्वास करने की ताकत है, एक दूसरे का सहयोग भी यहाँ के लोग ज्यादा करते हैं। तभी चौधरी साहब ने आज क्षेत्र का, पूरे इलाके में इस गांव का चयन किया कि इस गांव में कार्यक्रम होगा तो दूर दूर तक लोग हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे। तो उसी परंपरा के साथ आज के दिन के प्रचार की आखिरी सभा रखी गई। मुझे मालूम था कि आने में देर होगी, रात हो जाएगी, आप भी दिन भर काम करके बैठे हो, इंतजार में काम छोड़ करके बैठे हो, और मुझे विश्वास था कि कोई जाएगा नहीं। देर कितनी हो जाए, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग यहाँ बने रहेंगे, और आपने उस विश्वास पे आप खड़े उतरे। आपके प्यार के लिए, आपके विश्वास के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिवादन करता हूँ अपने बुजुर्गों का, अपने नौजवान साथियों का। मिथिलेश जी हमारी उम्मीदवार। देखो, कोई इंडिपेंडेंट एमएलए बनता है तो वो अपने क्षेत्र के अनुरूप, अपने विचारों के अनुरूप काम कर सकता है, लेकिन जब पार्टी के बैनर पे, पार्टी के चिन्ह पे कोई एमएलए बनते हैं तो पार्टी की विचारधारा से वो बंधे रहते हैं। पार्टी के संस्कार, पार्टी की परंपराएं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान वे करते हैं। और जब कोई बिल, कोई कानूनी प्रस्ताव सदन में आता है तो पार्टी के विप के साथ ही उन्हें वोटिंग करनी पड़ती है, वरना उनकी सदस्यता भी रद्द की जाती है। तो पार्टी का अपना एक ढांचा है। लोकदल हमारी कोई नई पार्टी नहीं है, नाम बदलते रहे। चौधरी साहब ने कभी नाम बदल दिया, कभी नया समीकरण बना लिया, कभी गठजोड़ कर लिया, कभी तोड़ लिया, और ये लोकतंत्र में अक्सर होता है। तमाम परिवर्तन के साथ, उतार चढ़ाव के बावजूद एक क्षेत्र ने कभी अपना साथ, चौधरी साहब के साथ जब एक बार आपने हाथ थाम लिया, ना आपने उनको कभी कमजोर करने का फैसला लिया, और उनके बल्कि कदम से कदम मिलाकर इस क्षेत्र ने बढ़ चढ़ गई होगा। आपने मुझे जिस पद पे आज चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद बैठाया है, पार्टी के ढांचे में, पार्टी के संविधान के तहत जो लोग पार्टी के उस चुनाव में मतदान करते हैं, उन्होंने मुझे अध्यक्ष का पद दिया। लेकिन मैं मानता हूं वोट उनकी नहीं है, वो आपके वोट से मैं वहां बैठा हूं, अध्यक्ष पद को संभालता हूं। आपका आशीर्वाद है। जिस पद पे आपने मुझे बैठाया है, आप भी मुझ पे बहुत विश्वास करते हो। मैं भी गलतियां कर रहा हूं, गलतियां करूंगा भी। मैं परफेक्ट नहीं हूं, कमियां मेरे अंदर भी होंगी, लेकिन एक परिवार की तरह जो सोच होती है कि अपने व्यक्ति को, घर के नौजवान को बढ़ाया कैसे जाता है, उसके सामर्थ्य को कैसे बढ़ाया जाता है, उनके अंदर नेतृत्व को कैसे पैदा किया जाता है, उसमें निखार कैसे लाया जाता है, जिस तरह से घर के लिए आप सोचते हो, उसी प्रकार से हमारे दल के कार्यकर्ता हमारे दल के लिए और मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर से सोचते और करते भी हैं। जिस भी स्तर पे इस क्षेत्र के लिए कोई काम हो सकता है, जिस लायक मैं हूं, जिस लायक हमारे दल का कोई प्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो, वो मंत्री हो या कार्यकर्ता हो, और अब पार्टी अकेली नहीं, एनडीए के प्रति हम पूरी तरह से समर्पित भाव से जो काम करते हैं, और एनडीए का एक एक कार्यकर्ता लोकदल को जिताने में जुटा हुआ है ईमानदारी के साथ, तो एनडीए का हर एक कार्यकर्ता भी जिस भी लायक हम हैं, जो मौका मिलता है। मैं देश के लिए मंत्री हूं, देश के विभिन्न राज्य के नेता आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं, अपनी मांग रखते हैं, और मेरी जिम्मेदारी संवैधानिक बनती है कि मैं कोई बैर नहीं कर सकता, बैर नहीं कर सकता। मेरे लिए पूरा देश बराबर है, एक समान है, लेकिन मन में, दिल में कुछ बात होती है ना,
अगर यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई काम मेरे मेज पे आता है तो 2 मिनट शायद अधिक मेरी नजर उस फाइल पे जाती है और कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद, कुछ सहयोग, कोई बड़ा काम, एस्पिरेशनल काम जिसका लाभ क्षेत्र को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिल सके, उस तरह के नवीन काम, नवीन विचारों को बढ़ाने की कोशिश मेरी रहती है। और मैं इसमें अकेले नहीं हूं, मंचा सिंह जितने नेता की कोशिश। तो आप ये विश्वास करते हो कि भाई हमारे जैन जहां भी है वो काम हमारे लिए कर रहे, करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन उसका एक और पहलू है कि जो मैं फैसले ले रहा हूं वो फैसले तभी तक मजबूत रहेंगे जब तक आपका साथ और सहयोग मिलेगा। औरों की नजर में भी मैं जब किसी और दल के नेता के बीच मेज पे बैठता हूं, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से अगर मांग करता हूं क्षेत्र के लिए, प्रधानमंत्री से अगर मैं कोई मांग करता हूं अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, किसानों के लिए, वे बात भी तभी मजबूत होगी जब मेरे लिए गए फैसले, लोकदल के फैसलों पे आप खड़े उतरेंगे और उन्हें और मजबूती देंगे। तो मैं सीधी सीधी बात करना है, बिना किसी लाभ लपेट के। यहाँ स्कूल की बात हुई, खेल के निर्माण की मांग हुई, उसमें कोई बात नहीं, छोटे काम है। अब एक अकेला कोच नहीं, चंदन भी कह गए, मंदना जी की बात समिति है, मेरी तो 5 करोड़ पूरे राज्य में लगती है, मैं तो राजस्थान में भी दे रहा हूँ, दूसरे राज्य में भी कुछ लगा रहा हूँ। वहाँ चौधरी चरण सिंह जी के नाम से छात्रावास बना हुआ है। मैं वहाँ दौरे पे गया, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ खेल की सुविधा दे दो। चौधरी चरण सिंह का नाम इस संस्था से लगा हुआ है, मैं उनको इनकार नहीं कर सकता था, मैंने वहां भी निधि दी है। लेकिन आपकी 5 करोड़ तो यही लगनी है वंदना जी, और मिथिलेश जी को आप मौका दोगे तो इनकी भी यही लगनी है, और चंदन को तो आपने इतनी ताकत दे दी, लेकिन पहला हक और पहला अधिकार तो मीरापुर के मतदाता का चंदन में भी रहेगा। तो यहाँ खेल की सुविधा तो छोटा काम है, मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि आचार संहिता लगी, उसको गंभीरता से हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मिथिलेश जी की टिकट की जहां तक बात, ये चौधरी साहब की हमेशा नीति रही, हमारी पार्टी एक जाति के लिए नहीं है। कोई एक जाति का वर्चस्व लंबे समय में किसी क्षेत्र में नहीं होता। अब यहाँ का कोई आदमी जाके मुंबई में रह ले, परिचय बदल के, तो उसका मैं नहीं कह सकता। बाकी सभी छाती जाति, सभी मान्यता के लोग, धर्म को मानने वाले लोग, नहीं मानने वाले लोग जो यहाँ क्षेत्र में रहते हैं, इनके बीच में अगर रिश्ते अच्छे होंगे, मधुर होंगे, तो काम होगा, विकास होगा, और इससे खराब होंगे तो काम नहीं बन पाएगा। इसलिए कोई एक जाति का व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि लोकदल इसी क्षेत्र में मजबूत है जाना। ये चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही, चौधरी अजीत सिंह की कर्मभूमि रही, और लोकदल का प्रयास है कि यहाँ भी भाईचारा बना रहे। किसी एक समाज को ही हम आगे रख के चलेंगे तो राजनीतिक छोड़ दीजिए, सामाजिक और आर्थिक जो ताना बाना है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए चौधरी चरण सिंह जी यही संदेश देने के लिए, जिन लोगों की लोकतंत्र में भागीदारी नहीं बन पाई थी, और वो दूसरा जमाना था, इस 20वीं सदी के तीसरे दशक में जब चौधरी साहब छात्र जीवन में, आपको पता है पुराना किस्सा, आगरा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, ऐसा दौर, ऐसा समय था। अब तो कोई जो नए नौजवान हैं वो जात पात में नहीं विश्वास करते, ना उस बात को समझ पाते, लेकिन इस देश ने वो भी दौर देखा है जहाँ अनुसूचित जात के व्यक्ति की परछाई से लोग बचते थे और डरते थे। पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई मौका ही नहीं मिलता था सरकारी दफ्तर में घुसने का, काम कराने को तो छोड़ दीजिए, कोई प्रतिनिधि नहीं मिलता था उनको अपना। उस समय चौधरी चरण सिंह जी ने समाज के लिए विशाल जब वह मुख्यमंत्री बने यूपी में, सबसे पहले जो है राज्य सेवा आयोग में उन्होंने अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रतिनिधि बनाया। कानपुर के आपके मनोहर लाल जी अति पिछड़ा समाज से विधायक बने थे, पहली बार राज्य मंत्रिमंडल में उनको मंत्री बनाया। और उनकी कोशिश ये रहती थी जब टिकट का चयन की बात हो कि जिस समाज के व्यक्ति को कभी मौका ना मिले उनको भी एक गिनती उनकी बनी रहे, सामंजस्य बना रहे, लोगों का सम्मान, सबका आदर करते। उसी चश्मे को पहनकर, हालांकि चश्मा भी मेरे लगा नहीं, मैं जवान हूं,
लेकिन ये मान लेना चौधरी चरण सिंह जी के उसी चश्मे, उसी अंदाज में और चौधरी अजीत सिंह जी के चश्मे को पहनकर ही उसी नजर से मैंने कोशिश की है कि उसी फैसले पर हम लोग बने रहे। लोकदल सबकी पार्टी है, चाहे कोई अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुमत समाज का हो, जो खेती कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो छोटा व्यापारी है, जो लोग गांव में रहते हैं, जो हमारे ग्रामीण कस्बों में काम कर रहे हैं, लोकदल तुम सबकी है। लोकदल तेरे मेरी नहीं है, मेरी संपत्ति नहीं कि कहीं कहीं भी ले जाऊं। मैं आपके फैसलों के साथ हूं और आप भी मेरे फैसलों के साथ रहो, ये मैं आपसे उम्मीद करके मांगने आया हूं। आपने मिथिलेश जी के इस लंबे राजनीतिक सफर को करीब से देखा है। लोकदल का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो मुझे मिला है जो कहता हो कि मैं मिथिलेश जी को नहीं जानता। और एक अनोखा किस्सा सुना रहा हूं आज का ही। गाड़ी में बैठा था, हम लोग रास्ते में चल रहे थे और सामने पुलिस की जो दूसरे थाने की पुलिस होगी, उनको रास्ता मालूम नहीं, वो भी चल गए, वो ले गए दूसरी तरफ। जैसे ही मुड़े मिथिलेश जी ने कहा नहीं नहीं, तो गलत दिशा में जा रहे हैं, ये उस गांव से निकल के जाना है। यानी मिथिलेश जी अकेली ऐसी उम्मीदवार है अभी मैदान में जिनको यहाँ हर गांव का और हर घर की तस्वीर इन्हें मालूम है, क्योंकि घूम चुकी है। चौथी बार पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ रही है लोकदल के पे, एनडीए की साझी उम्मीदवार है, लेकिन चुनाव चिन्ह इनका राष्ट्रीय लोकदल का है। चौथी बार लोकदल के चुनाव चिन्ह से लड़ रही है। पहले भी आपने जिताया था बाई इलेक्शन में। अब ये तकदीर होती है, कुछ किस्मत होती है, कुछ इनके अंदर खूबी होगी। चुनाव हारी भी हैं, चुनाव चौधरी चरण सिंह भी हारे थे, चुनाव चौधरी अजीत सिंह जी भी हारे, चुनाव मैं भी हारा। और मैं ये वाकई मानता हूं, हारने से व्यक्ति अगर सही रास्ते पे चलता रहे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई अहंकार इनके अंदर नहीं है, ये जानती है वोट की कीमत क्या है, कैसे मनाने पड़ते हैं, लोग रूठ जाते हैं, गलतियां होती हैं। ये अपने आप को आपसे ऊपर कभी नहीं समझेंगी। ये एक अच्छे काबिल जनप्रतिनिधि की खूबी होनी चाहिए। ये नहीं कि सरकारी तंत्र में बैठ के कुर्सी पे तौलिया सजा कर बैठ के वो सोचे कि अब तो मैं बन गया, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये लाल बत्तियां छिन जाएंगी, ये विधायक का लेटर पैड चला जाएगा, सांसद का लेटर पैड मिला चला जाएगा, अगर तुम जनता के काम नहीं करो। ये लोकदल के संस्कार का हिस्सा है। हमारे जितने चुनाव में आप देख लेना, नजर मार लें, क्यों उत्तम सिंह जी हरी पगड़ी दिख रही है। लोकदल के उम्मीदवार कभी कभी इसलिए हार जाते, कहते जी ज्यादा भले थे, यानी मतलब खर्चा नहीं कर पाए, भले ज्यादा था इसलिए हार गए लोकदल। कहीं कोई ये नहीं कहता ज्यादा छठा बदमाश था इसलिए हरा दिया। ये भी तो मानो कि नहीं मानो, कितनी राजनीति बदल गई। बोलबाला धनबल का है, बोलबाला जो एक लठैतधारी नौजवानों के एक फोर्स बना के चलते हैं, धौस चबाते हैं, उन लोगों के लिए समाज में कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र में जगह मिल जाती है, लेकिन लोकदल की परंपरा वो नहीं है। मिथिलेश जी की तरफ आप नजर मारिए, इनके पास वही सामर्थ है, वही पहचान है जो एक आम किसान परिवार के किसी एक नौजवान के या किसी घर की बेटी की होती है और बहन की होती है, वही सामर्थ। आप मुस्कुराओगे ये भी मुस्कुराएंगे, और आप रोओगे तो शायद ये भी आपके आंसू देखते रो पड़े। तो ऐसी ईमानदार नेत्री को अगर आप नहीं चुनोगे तो मुझे लगता है कि हम सबके फैसले कमजोर हो जाए। तो लोकदल को बढ़ाइए, एनडीए को मजबूत कीजिए। आज जो प्रधानमंत्री किसान के लिए, नौजवान के लिए कर रहे हैं और करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आएंगे परसों, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाका बना के काम हो रहा है। पहले तो यूपी पहला राज्य बना है जिसने देश में कहा कि हम खेल के लिए विश्वविद्यालय बनाएंगे। कहाँ बन रहा है वो? सरदना क्षेत्र में, यही मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट का हिस्सा है सरदना का क्षेत्र। देश में अनोखा काम है। आने वाले समय स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो देश की सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं, उसका भी नवीन निर्माण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है।
तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क का जाल बिछाने में, नए एक्सप्रेसवे बनाने में, नए कारखाने कैसे लगे और हमारे नौजवानों को प्रशिक्षित करके उनको नौकरी से कैसे जोड़ा जाए। हाल के दिनों में मीरापुर में रोजगार मेला हुआ, मुख्यमंत्री जी आए, एक दिन में उन्होंने कई बच्चों को जो है चिट्ठियां दी, नौकरी लगी। अभी बिजनौर में केंद्रीय मंत्रालय ने एक कौशल महोत्सव के कार्यक्रम को संचालित किया। एक दिन में 4000 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया। 2700 बच्चों को, 2750 बच्चों को चिट्ठी मिली है, नौकरी मिली है और वो ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। मीरापुर क्षेत्र को भी उसमें रखा गया। हालांकि बिजनौर जिले का कार्यक्रम था, मैंने कहा कि पूरे पार्लियामेंट के हिसाब से, क्योंकि चंदन का विशेष इसमें एक प्रस्ताव था, तो मीरापुर के भी 481 बच्चों को नियुक्ति का पत्र दिया जा चुका है। ये ज्योति चरण सिंह जी कहते थे कि सब लोग खेती नहीं कर सकते। आज एआई का जमाना है, रोबोटिक का जमाना है, मशीनीकरण का जमाना है, उस तरह से नौकरियां नहीं मिल रही, सरकारी भर्तियां नहीं हो रही जिस गति से जो आप चाह रहे हो, ना आगे हो पाएंगी, कोई सरकार नहीं कर रही। निजी क्षेत्र में व्यापारियों के आगे मुश्किलें हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर नौजवानों को बल दिया जा रहा है, वित्त मंत्री बजट में कह रहे हैं कि हम ITI को अपग्रेड करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 कितने खाते थे? 11.8 करोड़ और 2023 में कितने खाते खुल गए? 29.9 करोड़, मतलब 3 गुना खाते खुल गए। ये दिखाता है, संकेत है कि इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया जा रहा है, संगठित क्षेत्र की तरफ व्यापार को लाया जा रहा है। और जो संगठित क्षेत्र में काम होगा, जो कार्यरत वहां मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो नौकरी ले रहे हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा का ख्याल वो जो मालिक हैं, पूंजीपति, वो भी लेंगे और सरकार भी ले रही है EPFO के माध्यम से। तो ये सारी बातें हैं, लंबी चौड़ी बात मैं नहीं कहता, मेरा अधिकार है। कुछ 5 साल आप हम लोग से मांग सकते हो, अब तो 2.5 साल बचे, 2.5 साल। और मित्रेश जी कह रही थी कि 2.5 साल पहले फिट हो गए, 2.5 साल की अगली किस्त कब दे रहे हो, वो आपसे पूछ रही थी। मैं ये कहता हूँ कि 2.5 साल में भी 5 साल का काम मांगेंगे लोग, उसके लिए भी तैयार रहना है। ये 2.5 साल में पूरे 5 साल का काम कराएंगे। बस एक वोट आप दिलवाइए। 20 तारीख का चुनाव है, परसों का भी मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। आप गंगा स्नान में भी बहुत लोग जाएंगे, लेकिन अब कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये भी एक कटाक्ष करना चाहता हूँ जो हमारे विपक्षी दल हैं कि वो गंगा स्नान के महत्व को नहीं समझते। क्या ये बहुत पुरानी परंपरा चली आई है, गांव देहात के लोग बड़ी संख्या में जाते हैं, बड़ा जमावड़ा होता है। यहाँ शुक्रताल में तो खेल की प्रतियोगिताएं होती है, वहाँ नौजवान बड़े जो है उत्साह के साथ जाते हैं। ये जानकारी सबको है। क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी जो PDA की बात करती है, वो नहीं चाहती थी कि गाँव के वोट पड़ जाए। जब ये तारीख बदली गई, विरोध समाजवादी पार्टी ने किया कि ये क्या हो गया, 13 तारीख को चुनाव होना था, क्यों उसे टाल दिया गया? कि हार के डर से टाला गया है। मैं कहना चाहता हूं कि 13 तारीख में अखिलेश जी को मालूम नहीं था कि क्षेत्र के गांव के सभी लोग, सब समाज के लोग गंगा स्नान में जाएं, या वो चाहते नहीं थे कि गांव की वोट इकट्ठा एक मुश्त पड़ जाए, लोकल इकट्ठा हो जाए, गांव के लोग इकट्ठा हो जाए। उससे उनको क्यों जो है डर सता रहा है पुलिस जी? तो इसका जवाब भी अब आप दे देना। जाओ गंगा स्नान में जाओ, त्योहारों को मनाओ, लौट के आओ और अपनी ताकत बढ़ाओ। धन्यवाद। जय जय भारत।
हैं तिलकराम आर्य भुम्मा, तिलकराम आर्य भुम्मा से, तिलकराम आर्य भुम्मा से।